नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग क्लास 8 एनसीईआरटी का जो 7वां चैप्टर है उसको डिटेल वाइज समझने वाले हैं। 7वां चैप्टर का हेडिंग है देसी जनता को सभ्य बनाना और राष्ट्र को शिक्षित करना। चैप्टर के हेडिंग से ही पता चल रहा है कि अंग्रेजों का क्या सोच था भारतीय समाज के प्रति। वो लोग यहाँ के लोग थे उसको असभ्य समझते थे, इसीलिए तो वो कह रहे हैं कि देशी जनता को हम लोग क्या बना रहे हैं, सभ्य बना रहे हैं। दूसरा यहाँ पे कॉमा के बाद लिखा गया है राष्ट्र को शिक्षित करना। तो क्या अंग्रेज के आने से पहले राष्ट्र के हर एक तबका जो थे वो अशिक्षित थे, या उनका शिक्षा पद्धति कुछ और था और अंग्रेज जो है कुछ नया शिक्षा पद्धति यहाँ थोपने वाले थे। ये सब सारा चीज़ जो है आपको धीरे धीरे करके इस पूरे चैप्टर में समझाया गया है। तो क्लास 8 का ये एनसीईआरटी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को पता है। चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट का एग्जाम हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट का एग्जाम है, एनसीईआरटी से क्वेश्चन बनाए जाते हैं। और पिछले 6 चैप्टर अगर आप लगातार देख रहे होंगे तो आपको पता होगा कि इसमें कुछ ऐसे महत्वपूर्ण तथ्य हम लोगों को देखने को मिलते हैं जो सामान्यतः दूसरी किताब में नहीं मिलते हैं और उससे क्वेश्चन भी बनाए जाते हैं। इसीलिए आपको ध्यानपूर्वक हर एक चीज़ को देखना है और याद भी करते चलना है। और याद आपको हुआ कि नहीं हुआ ये आपको टेस्ट बनाने से पता चलता है। तो आप वीडियो लेक्चर देखने के बाद पीपीटी से एक बार रिवाइज कीजिए और टेस्ट बनाइए। तो चलिए यहाँ पे समझते हैं कि क्या चीज़ हमको यहाँ पे बताने का प्रयास किया गया है। तो सबसे पहले यहाँ पे या पहला स्लाइड में बताया गया है ब्रिटिश औपनिवेशिक शिक्षा का क्या उद्देश्य था। मतलब ये लोग बोल रहा है, अंग्रेज बोल रहे हैं कि हम लोग जो है भारतीयों को क्या बनाने वाले हैं, सभ्य बनाने वाले हैं और यहाँ पे हम लोग लोगों को शिक्षित करने वाले हैं। तो उनका जो शिक्षित करने का जो उद्देश्य था, यहाँ के लोगों को शिक्षित करने का उद्देश्य था, वो उद्देश्य क्या था। कुछ तो उद्देश्य से वो लोग यहाँ के लोगों को पढ़ाना लिखाना चाह रहे होंगे। आप पढ़ रहे हैं तो आपका उद्देश्य क्या है, एक नौकरी पाना। तो उसी तरह से अंग्रेज यहाँ किसी को पढ़ा लिखा रहा है तो उसका क्या उद्देश्य था, एक ऐसे इंसान का निर्माण करना जो इनोवेटिव सोच का है, नया नया चीज़ों का वो आविष्कार करे। इस तरह के सोच वाले व्यक्ति वो बनाना चाहते थे, या एक क्लर्क केवल बनाना चाहते थे जिससे वो काम ले सके। मतलब उन लोगों को काम लेने के लिए लंदन से या हम कह सकते हैं यूरोप से क्या करना पड़ता था, आदमियों को मंगाना पड़ता था। तो वो लोग क्या चाह रहे थे कि यहाँ पे ही लोगों को हम पढ़ा लिखा दें, अंग्रेजी भाषा समझा दें, ताकि कुछ काम यहाँ के लोगों के द्वारा भी हम निकाल सके। तो ये सब सारा चीज़ जो है आपको पता चलेगा। तो इनका उद्देश्य जानने का प्रयास करते हैं। तो पहला लाइन में यहाँ पे बताया जाता है ब्रिटिश शासन का लक्ष्य केवल भू क्षेत्र और राजस्व पर नियंत्रण नहीं करना था। अभी पिछले चैप्टर में आप लोगों को पिछला 6 चैप्टर पढ़ाया गया, उसमें क्या पता चल रहा था, उसमें तो यही पता चल रहा था कि इनका मुख्य उद्देश्य था व्यापार करना। ये लाभ कमाने के लिए कुछ भी कर सकते थे। अगर आपका जमीन का उपजाऊपन खत्म हो रहा है फिर भी नील का खेती करवा रहे हैं। बुनकर जो है, जब तक आपसे फायदा हुआ आपको क्या किया गया, ऑर्डर पे ऑर्डर दिया गया। जब उनके यहाँ मशीन बन जाता है तो आपको ना ऑर्डर मिलता है ना कुछ मिलता है, आप भूखे मर जाइए, उससे हमको कोई लेना देना नहीं है। व्यापार का मुख्य उद्देश्य केवल और केवल लाभ कमाना था। तो क्या इनका उद्देश्य केवल भू क्षेत्र पर कब्जा करना, व्यापार करना और राजस्व पर नियंत्रण करना। देसी रियासत के जो भी राजा थे उनके ऊपर ये क्या कर रहे थे, कब्जा कर रहे थे। और हम लोग देखते भी हैं 1765 में इनको दीवानी अधिकार भी मिल जाता है। तो राजस्व पर ये क्या कर रहे थे, अधिकार कर रहे थे। क्या यही 2-3 उद्देश्य से आए थे? तो बिल्कुल नहीं। इनका एक उद्देश्य जो है था वो सांस्कृतिक मिशन था। मतलब इनका जो रहन सहन, खान पान, जो पहनावा था या इनका सोचने का जो तरीका था, वो तरीका वो यहाँ के समाज पे थोपने वाले थे। तो एक सांस्कृतिक मिशन के साथ भी ये आए थे। मतलब अपने जैसा समाज बनाने का ये क्या कर रहे थे, प्रयास कर रहे थे। ये चीज आपको यहाँ पे पता चलेगा। तो एक उद्देश्य यहाँ पे आपको पता चला कि इनका एक उद्देश्य सांस्कृतिक मिशन था, यहाँ के कल्चर को प्रभावित करना भी था। उनका उद्देश्य था देसी समाज को सभ्य बनाना और भारतीयों को रीति रिवाज और मूल्य मान्यताओं को क्या करना, बदलाव लाना। तो यहाँ पे जो भी पारंपरिक हम लोगों का रीति रिवाज, पर्व त्योहार, नाच गान, खान पीन जो भी था उस चीज में ये परिवर्तन लाना चाह रहे थे। और अपना जो इनका समाज का जो रीति रिवाज था उसको ये लोग थोपना चाह रहे थे, क्योंकि अपने समाज के ये लोग सभ्य समझते थे और हमारे समाज को ये लोग असभ्य समझते थे। तो ये लोग यहाँ पे केवल जमीन पे कब्जा करने के लिए नहीं आए थे, राजस्व पे नियंत्रण करने के लिए नहीं आए थे, बल्कि यहाँ के रहन सहन को बदलने के लिए भी यहाँ पे आए थे। उनका एक उद्देश्य ये भी था कि यहाँ का पूरा समाज को ही हम क्या कर देंगे, बदल देंगे। इन लोगों का जो रहन सहन, जीवन जीने का जो शैली है उस पूरे शैली को ही क्या कर देंगे, परिवर्तित कर देंगे। और आप देखते हैं अभी वर्तमान में भी देखिए तो हमें ये देखने को भी मिलता है कि कैसे पश्चिमी सभ्यता या पश्चिमी सोच जो है अभी हमारे समाज में हावी हो गया है। और आप खाने पीने में देखिए या पहनावा में देखिए, ये जो जैकेट हम ब्लेजर पहन रहे हैं ये सब कहाँ से आया है, ये सब यूरोप का ही देन है। भारतीय सभ्यता में ये सब नहीं था। तो कहीं ना कहीं हमारे जीवन में उनका प्रभाव अभी देखने को मिल रहा है।
तो चलिए आगे देखते हैं क्या है उनका, मतलब उनका उद्देश्य जो था ना वो कहीं ना कहीं पूरा हो गया, और हमारे समाज का पूरी तरह से तो नहीं बदले वो सोच, लेकिन हाँ बहुत हद तक वो हमारे जो जीवन जीने का जो शैली था, खाने पीने का जो शैली था, पढ़ाई लिखाई का जो शिक्षा पद्धति था, वो बदल के चले गए हैं। क्योंकि काफी लंबे समय तक उनका शासन था, तो सीधा सा मतलब है उनका प्रभाव तो पड़ना ही था। अब यहाँ पे एक हम लोगों को देखने को मिलता है ओरिएंटलिज्म, यानी कि प्राच्यविद। तो प्राच्यविद का परंपरा क्या था उसको हम लोग समझते हैं। प्राच्यविद होते क्या है वो आपको अभी हम बताएंगे। पहले प्राच्यविद का एक जो समर्थक थे उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं, विलियम जोन्स। प्राच्यविद मतलब एक लाइन में अभी फिलहाल समझ लीजिए कि जो स्थानीय जो ग्रंथ हैं, रीति रिवाज है, उसको वो क्या कहते हैं, वैल्यू देते हैं। मतलब यहाँ का जो किताब है या प्राचीन जो ग्रंथ है उसको वो लोग क्या करेंगे, वैल्यू देंगे। तो ये प्राच्यविद हैं। और एक होते हैं आंग्लविद, जो यहाँ के जो ग्रंथ है या प्राचीन ग्रंथ है या शिक्षा पद्धति है उसको बिल्कुल ही क्या समझते हैं, बेकार समझते हैं, उनका कोई वैल्यू ही नहीं है, ऐसा उन लोगों का मानना था। तो ये थे विलियम जोन्स। 1783 में ये कलकत्ता में आए थे, जो सुप्रीम कोर्ट का निर्माण होता है ना कलकत्ता में, तो वहीं पे ये जूनियर जज जो है वो बन के आए थे। और ये कई भाषाओं के जानकार थे, ये एक भाषाविद भी थे। तो इनके बारे में बताया गया है कि कौन कौन भाषाओं का ये अध्ययन करते थे या कौन कौन भाषाओं के बारे में ये जानते थे। तो बताया गया है विलियम जोन्स जब ऑक्सफोर्ड में पढ़ते थे तो ग्रीक और लैटिन भाषा का वो अध्ययन किए, और ग्रीक और लैटिन भाषा में हम कह सकते हैं वो पारंगत हुए। उसके बाद वो जो है फ्रेंच और अंग्रेजी भाषा का भी ज्ञान रखते थे। कलकत्ता जब वो आए तो उनका एक दोस्त था या जो भी यहाँ के लोग थे, उनसे वो अरबी भाषा भी सीखने का प्रयास किए, और इस तरह से अरबी और फारसी भाषा को भी वो सीख लिए। तो इस तरह से कई भाषाओं को वो जानते थे, जैसे कि यहाँ पे दिया गया है ग्रीक, लैटिन, फ्रेंच, अंग्रेजी, अरबी, फारसी। एक और भाषा जो उस समय भारत में काफी ज्यादा प्रचलित था, संस्कृत भाषा, उसको भी ये क्या कहते हैं, समझते हैं, क्योंकि वो यहाँ के समाज को समझने का प्रयास कर रहे थे। और अगर किसी के समाज को समझना है ना तो उनके साहित्य को समझना होगा। जैसे अगर हम कहें नागपुरी समाज को समझना है तो नागपुरी साहित्य को आपको पढ़ना होगा, नागपुरी जो लोक साहित्य है खासकर उसको समझना होगा, तब आप यहाँ के समाज के बारे में, यहाँ के रहन सहन, यहाँ के जीवन शैली, खान पान, जो त्योहार है उसके बारे में समझ सकते हैं। त्योहार के पीछे क्या रीजन है वो सब आपको लोक साहित्य में ही क्या होता है, पता चलता है। इसीलिए वो स्थानीय भाषा को क्या करना चाह रहे थे, पढ़ना और समझना चाह रहे थे, ताकि भारतीय समाज को वो समझ सके। पुस्तकों का अध्ययन, कलकत्ता में उन्होंने संस्कृत विद्वानों के साथ बैठकर संस्कृत की बारीकियों का, व्याकरण और संस्कृत काव्य का अध्ययन किया। और इसके अतिरिक्त वो जो कानून है, दर्शन है, धर्म है, नैतिकता है, राजनीति है, अन्य विज्ञान है, मतलब अन्य प्रकार के विज्ञान है, चिकित्सा विज्ञान है, चरक है, सुसूत्र है, कई सारे, हम चाणक्य की बात करें, आर्यभट्ट का बात करें, प्राचीन काल हम लोग पढ़ते हैं, मध्यकाल पढ़ते हैं, उसमें कई तरह के ग्रंथ हम लोगों को देखने को मिलते हैं। उन सभी ग्रंथों को ये क्या करना चाह रहे थे, पढ़ने का प्रयास करना चाह रहे थे, जिनमें कई ग्रंथों को ये क्या कहते हैं, अध्ययन भी करते हैं। तो इस तरह से ये जो है भारतीय समाज में या भारत में मिलने वाले ग्रंथों के प्रति क्या थे, एक तरह से कहिए पॉजिटिव सोच रखते थे, और वो चाहते थे यहाँ के ग्रंथों का अध्ययन करना ताकि यहाँ के समाज के बारे में वो समझ सके। आगे दिया जाता है इस तरह के कई सारे लोग और भी उनको देखने को मिलते हैं, जैसे कि हेनरी टॉमस कोलब्रुक, वो भी इसी तरह से भारतीय समाज में जो ग्रंथ मिल रहे थे उसका अध्ययन करने का प्रयास कर रहे थे, और उनको समझने का उन लोगों का एक उद्देश्य था। तो इसी तरह से जो भी इनके प्रकार का सोच था या इनके सोच से जो भी मेल रखते थे, वो सब मिलके एक संस्था का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 15 जनवरी 1784 को इस संस्था का निर्माण होता है, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। विलियम जोन्स ने, हेनरी टॉमस और कोलब्रुक और नेथेलियन हॉलहेड ने मिलकर इसका गठन किया। एशियाटिक रिसर्च नाम की शोध पत्रिका भी यहाँ पे शुरू किया। नाम ही है एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, मतलब एशिया का जो सोसाइटी है ना उससे संबंधित यहाँ पे अध्ययन वगैरह किया जाएगा। और इसीलिए 83 में ये आते हैं और 84 में इन लोगों के साथ मिलकर इस संस्था का निर्माण करते हैं, ताकि एक संस्था ऑर्गेनाइजेशन रहेगा तो सबको मिलकर अध्ययन करेंगे और बहुत सारी नई जानकारियां जो है उनको मिलेगी भारतीय सभ्यता के बारे में। ऐसा इनका सोच था। तो ये प्राच्यविदों का दृष्टिकोण था। इनका मानना था कि भारतीय सभ्यता में अपने काल में वैभव के शिखर पर थी। और हम लोग जब धीरे धीरे आगे पढ़ते हैं 1914 के काल आते आते हम लोगों को पता चलता है, 20-21 के आसपास पता चलने लग जाता है कि कैसे हम लोगों का जो है 4000-5000 साल पहले हड़प्पा सभ्यता था, जो कि शहरी सभ्यता था। तो इस तरह से धीरे धीरे जैसे जैसे समय बीतता है वैसे वैसे हम लोगों को प्राचीन काल के बारे में पता चलता है ना। हम लोगों को अशोक के बारे में पता नहीं था, ब्राह्मी लिपि के बारे में पढ़ा नहीं जा सकता था। तो बाद में ब्राह्मी लिपि के बारे में 1837 में जेम्स प्रिंसेप जो है वो पढ़ते हैं और बताते हैं कि अशोक का
शासन जो है वो कैसे अफगानिस्तान से लेके दक्षिण भारत तक हम लोगों को देखने को मिलता है, या चंद्रगुप्त का जो शासनकाल है। तो एक केंद्रीय सत्ता थी, और ब्रिटिश साम्राज्य जितना अभी बड़ा है ना, उससे भी बड़ा साम्राज्य जो था वो उस समय था जब किसी तरह का कोई जो है कम्युनिकेशन का उतना बड़ा कोई साधन नहीं था। तो ये सब सारा चीज धीरे धीरे, चाणक्य का जो किताब मिलता है अर्थशास्त्र का, वो भी तो बाद में ही मिलता है ना, 1914 के आसपास मिलता है, तब उसको पढ़ा जाता है, तब पता चलता है कि इन लोगों को तो राजनीति विज्ञान के बारे में इतना सारा जानकारी ऑलरेडी था, कई सौ साल पहले ही था। तो वो चीज जो है धीरे धीरे पता चलता है, और इसीलिए ये लोग मानते थे कि जो भारतीय सभ्यता है अपने काल में, जब उनका प्राचीन काल रहा था, मध्यकाल रहा था, उस समय अपने काल में वो वैभव के शिखर पे थे, हम कह सकते हैं। इसीलिए हम तो कहते हैं भारत सोने की चिड़िया थी और हम लोग विश्व गुरु थे। अभी कहते हैं विश्व गुरु हैं, लेकिन उस समय जब प्राचीन काल थे तो उस समय हम लोग वास्तविक रूप में क्या थे, विश्व गुरु। कई देशों से लोग यहाँ पे शिक्षा लेने के लिए नालंदा विश्वविद्यालय में क्या करते थे, आते थे, और इस तरह के और भी तक्षशिला विश्वविद्यालय हैं वहाँ पे आते थे। तो इसका मतलब क्या है, अभी भारत के लोग जो है दूसरे दूसरे देशों में, भारत के बड़े बड़े कहा जाता है नेता जो हैं, उनके जो बेटे बेटी हैं वो दूसरे देशों में जाते हैं उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए। लेकिन पहले क्या होता था, विदेशों से यहाँ पे लोग क्या आते थे उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए। तो जो कहा जाता है ना विश्व गुरु, ये विश्व गुरु जो है हम लोग पहले थे। अभी जो है वहाँ पे आप कह तो सकते हैं विश्व गुरु, लेकिन वास्तविक रूप में देखिएगा तो विश्व गुरु कहने का मतलब है कि आप विश्व को लीड कर रहे हैं, लेकिन अभी लीड करते हुए तो हम लोग फिलहाल नहीं दिख रहे हैं। तो ये भले बुरा लगे चाहे जो भी लगे, विश्व गुरु तो फिलहाल अभी हम लोग नहीं बने हैं। हाँ, बनने के मतलब क्रम में है। आने वाले समय में अगर सही तरीके से काम किया जाए तो विश्व गुरु बनने में हम लोग जो है वो हम लोगों को देर नहीं लगेगा। प्राच्यविदों का दृष्टिकोण, इनका मानना था कि भारतीय सभ्यता अपने काल में वैभव के शिखर पर थी। वे भारतीय प्राचीन ग्रंथ, कानून, दर्शन, धर्म, राजनीति, नैतिक, गणित, चिकित्सा, कई सारे हैं। आप चरक सूत्र देखिए, चिकित्सा से संबंधित है। आर्यभट्ट देखिए, आपका गणित से संबंधित है। आप राजनीति देखिए, अर्थशास्त्र, उसी तरह से बहुत सारे ऐसे ग्रंथ हैं जो अलग अलग से मनुस्मृति एक प्रकार का कानूनी ग्रंथ था। तो कई प्रकार के ग्रंथ थे जिसका ये लोग क्या करना चाह रहे थे, अध्ययन करना चाह रहे थे। और इसी ग्रंथ से हमको पता चलता है कि कैसे भारत धीरे धीरे क्या क्या विकास किया। प्रमुख संस्थान की स्थापना है, तो इस तरह से एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का स्थापना 1784 में किया गया। उसके अलावा भी और कई संस्थाओं का यहाँ पे निर्माण किया गया। 1781 में ही, यानी कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के बनने से पहले, या हम कह सकते हैं विलियम जोन्स के आने से पहले, अरबी, फारसी और इस्लामिक कानून के अध्ययन को क्या किया गया, बढ़ावा देने के लिए कलकत्ता में एक मदरसा का स्थापना किया गया। फिर 1791 में प्राचीन संस्कृत ग्रंथों की शिक्षा के लिए इसका स्थापना किया गया, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का, ताकि देश में शासन चलाने में क्या हो जाए, मदद मिल जाए। तो ठीक है, मदरसा का स्थापना किया गया 1781 में, अरबी, फारसी और इस्लामिक कानून के अध्ययन करने के लिए। और बनारस हिंदू कॉलेज जो है वो बनाया जाता है किसके लिए, तो संस्कृत ग्रंथों में शिक्षा के लिए, ताकि देश का शासन जो है चलाने में क्या हो जाए, आसान हो जाए। क्योंकि हम लोग जानते हैं संस्कृत ग्रंथ में कई सारे जो है किताब जो हमको मिलते हैं जो राजनीति से संबंधित थे, धर्म से संबंधित थे और कानून से संबंधित थे। आगे बताया जाता है कि प्राच्यविद में 19वीं सदी का जो शुरुआत होता है उसमें अनेक अंग्रेज अफसरों ने प्राच्यविद दृष्टिकोण की आलोचना की। उनका मानना था कि प्राच्यविद जो है, जो ये समझ रहे हैं कि भारतीय लोग जो है वो सभ्य थे और यहाँ पे हम लोगों को कई महत्वपूर्ण ग्रंथ मिल सकते हैं या मिल रहे हैं, उसका अध्ययन करना चाहिए जिससे हम लोगों को कई सारी जानकारियां मिलेंगी। ये जो सोच था वो बिल्कुल गलत था। मतलब भारत में कुछ है ही नहीं, ये इन लोगों का मानना था। अभी एक स्टेटमेंट भी आपको पढ़ने को मिलेगा। आलोचना का आधार, इनका मानना था कि पूर्वी समाजों का ज्ञान त्रुटियों से भरा और अवैज्ञानिक है। मतलब जो पूर्वी समाज है ना, उनका ज्ञान में त्रुटि है। मतलब हम लोग सही ज्ञान रखते ही नहीं। मतलब अंग्रेज केवल अपने ही ज्ञान को सही मानते थे, दूसरों के ज्ञान को तो वो लोग कुछ समझते ही नहीं थे। और अवैज्ञानिक था, इलॉजिकल था, इनका ये मानना था। और पूर्वी साहित्य अगंभीर भी थे, जो गंभीर नहीं था, सीधा सा मतलब है सीरियसनेस नहीं देखने को मिलता है। तो ये सब आरोप था जो आंग्लविद थे या प्राच्यविद के जो समर्थक नहीं थे। उनमें सबसे पहला नाम आता है या सबसे महत्वपूर्ण जो नाम आता है वो जेम्स मिल का ही आता है। जेम्स मिल जो है वो प्राच्यविदियों के प्रमुख आलोचक रहे थे। आंग्लविद के अंतर्गत ये आते हैं, यानी कि जो अंग्रेजी सभ्यता है उसी को ये मान्यता देना चाहते थे। भारतीय सभ्यता या हम कह सकते हैं जो एशिया का सभ्यता है उसको ये कुछ भी समझते नहीं थे। यहाँ का शिक्षा पद्धति जो है या यहाँ के रहन सहन जो है उसको बिल्कुल ही ये निम्न स्तर के समझते थे। उनका मानना था कि शिक्षा का उद्देश्य उपयोगी और व्यवहारिक ज्ञान देना होना चाहिए, ना कि केवल काव्य और धार्मिक साहित्य। तो ये जब
भारत के मतलब जो प्राचीन ग्रंथ है उसको देखे होंगे, या थोड़ा बहुत देखे ही क्या होंगे, देखते तो और पढ़ते तो समझ में आता, ये पढ़े ही नहीं होंगे, ऊपर ऊपर केवल क्या किए होंगे, देखे होंगे। तो इनका कहना था कि भारत का जो किताब है या प्राचीन ग्रंथ है केवल काव्य है और धार्मिक ग्रंथ है और इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। लेकिन जब ये डिटेल में पढ़ते तो पता चलता कि धर्म, अभी बताया गया ना कि धर्म से संबंधित यहाँ पे कई सारी चीज़ें हैं, लेकिन उसके अलावा कानून है, राजनीति है, चिकित्सा है, उससे संबंधित भी कई सारे महत्वपूर्ण ग्रंथ है जिसको ये जो है इग्नोर कर देते हैं। ये इन सब चीज़ों को ध्यान में नहीं रखते हैं और इस तरह का स्टेटमेंट देते हैं। और एक जो अभी बोला गया ना, यहाँ के देशों को सभ्य बनाना, तो इनका ही मानना था कि यहाँ के जो लोग हैं वो असभ्य हैं। थॉमस बैबिंगटन मैकाले प्राच्य विधियों के सबसे मुखर आलोचक थे। असभ्य देश इन मानते थे जिसे सभ्यता का पाठ पढ़ना क्या था, आवश्यक था। तो ये मैकाले का था और ये जेम्स मिल का था। तो जेम्स मिल जो है वो यहाँ के साहित्य को कुछ नहीं समझते थे, और एक मैकाले थे जो कि समझ रहे थे कि भारतीय लोग जो है वो बिल्कुल असभ्य हैं, इनको कुछ आता जाता है ही नहीं, मानते थे जिसे सभ्यता का पाठ पढ़ना आवश्यक था। मतलब इन लोग जो है वो चाहते थे कि हमारा जो समाज है वो सभ्य है और हमारे समाज को पढ़ना इनके लिए काफ़ी जरूरी है। हमारे समाज को पढ़ेंगे तभी ये सभ्य हो पाएंगे, अभी ये क्या है, असभ्य है। तो ये था मैकाले का सोच। आगे हम लोग और देखते हैं कि क्या इन लोगों का सोच था। कुछ महत्वपूर्ण शब्दावली यहाँ पे दिया गया है जिसमें भाषाविद के बारे में बताया गया है। एक ऐसा व्यक्ति जो कई सारे भाषाओं के बारे में क्या करता हो, ज्ञान रखता हो। प्राच्यविद भी आप लोगों को बताया गया। एशिया की भाषा और संस्कृति का गहन ज्ञान रखने वाले जिनको हम लोग प्राच्यविद कहते हैं। मतलब जो हम कह सकते हैं स्थानीय भाषाओं के जो ग्रंथ है उसको क्या करते थे, वैल्यू देते थे। मुंशी एक ऐसा व्यक्ति जो फारसी पढ़ना लिखना और क्या करता था, जानता था। मदरसा सीखने का एक स्थान था जिसमें अरबी और जो फारसी भाषा है उसके बारे में सीखा जाता है। वर्नाकुलर जो है वो क्या होता है, मानक भाषा से अलग किसी स्थानीय भाषा या बोली के लिए इस्तेमाल शब्द होता है। औपनिवेशिक काल में इसके लिए स्थानीय भाषा और साम्राज्यवादी शासकों की भाषा अंग्रेजी के बीच अंतर करने के लिए उपयोग किया जाता था। मतलब अंग्रेजी जो है वो उनकी भाषा थी और जो स्थानीय भाषा था उसका वर्नाकुलर के नाम से जानते हैं। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो है वो भी आप लोग सुने भी होंगे। वारेन हेस्टिंग का स्मारक, वारेन हेस्टिंग का एक स्मारक है जिससे उन लोगों का जो सोच है ना वो पता चलता है। अभी हम उसको एक्चुअल जो फोटो है वो भी आपको दिखाएंगे। 1823 में रिचर्ड वेस्ट माकोट द्वारा निर्मित, अब विक्टोरिया मेमोरियल में ये जो है वो आपको देखने को मिलेगा। प्राच्य विधियों के प्रति ब्रिटिश प्रशासन के शुरुआती झुकाव को दर्शाता है। प्राच्य विधियों का जो दृष्टिकोण था वो क्या था, स्थानीय रीति रिवाज और कानून के सम्मान के साथ ब्रिटिश शासन को स्थापित करने का प्रयास था। मतलब उन लोगों को कहना था ठीक है ब्रिटिश शासन हम यहाँ पे स्थापित करेंगे, लेकिन स्थानीय रीति रिवाज और कानून का भी हम क्या करेंगे, सम्मान करेंगे। उसी को प्राच्यविद यहाँ पे कहा गया है। अब यहाँ पे आप देखिएगा तो यहाँ पे बताया गया है कि कैसे इनका जो वारेन हेस्टिंग है उसका जो मूर्ति है सबसे ऊपर लगाया गया है और यहाँ पे एक ब्राह्मण और यहाँ पे एक मौलवी जो है उनको दिया गया है। उसका फोटो यहाँ पे दिया गया है, मतलब उनको वो नीचे रखे हैं, ठीक ना। मुंशी यहाँ पे दिया है, मौलवी माफ कीजिएगा, मौलवी नहीं मुंशी लिखा हुआ है, ठीक ना। वारेन हेस्टिंग का स्मारक जो कि अभी आपको बताया गया कलकत्ता के विक्टोरिया मेमोरियल में रखा गया। इसको पढ़ते हैं क्या दिया गया है पता चलेगा। इस तस्वीर से पता चलता है कि भारत में ब्रिटिश सत्ता के बारे में प्राच्यविद किस तरह से सोचते थे। यहाँ आप देख सकते हैं कि सबसे ऊपर हेस्टिंग की भव्य प्रतिमा है। यहाँ कौन दिख रहे हैं, वारेन हेस्टिंग, जो प्राच्य विधियों के भारी समर्थक थे। इसके एक तरफ पंडित है, यहाँ पे आपको ये पंडित दिख रहे हैं, दूसरी तरफ नीचे बैठा हुआ मुंशी आपको क्या हो रहा है यहाँ पे दिखाई दे रहा है। हेस्टिंग तथा अन्य प्राच्यविद भारतीय विद्वानों से विभिन्न भारतीय भाषाएं सीखना चाहते थे जिन्हें वो कई बार केवल बोलियां समझते थे। मतलब छोटी मोटी बोली है, इनका कोई अस्तित्व नहीं है। वर्नाकुलर नाम वो देते थे। स्थानीय रीति रिवाजों और कानूनों के बारे में जानना चाहते थे और प्राचीन ग्रंथों के अनुवाद और व्याख्या में मदद चाहते थे। हेस्टिंग ने पहल करके कलकत्ता मदरसे की स्थापना की और उनका विश्वास था कि यहाँ प्राचीन रीति रिवाज और यहाँ की ज्ञान संपदा ही भारत में ब्रिटिश शासन के आधार होने चाहिए। मतलब हम लोग पहले समाज को समझेंगे और समझ के फिर ब्रिटिश शासन यहाँ क्या करेंगे, स्थापित करेंगे। ये इनका सोच था। तो ये था वारेन हेस्टिंग के बारे में। अब आगे हम और देखते हैं मैकाले के बारे में। मैकाले अभी तो यहाँ के समाज को असभ्य बोल दिए, और क्या क्या बोलते हैं वो देखिए। मैकाले के शिक्षा अधिनियम 1835 ये काफी इंपॉर्टेंट है, हो सकता है इसके बारे में पढ़े भी होंगे। तो मैकाले का दृष्टिकोण क्या था, प्राच्यविद के ये कट्टर आलोचक थे। मतलब भारतीय सभ्यता को अभी तो ये असभ्य कर चुके हैं, तो यहाँ के ग्रंथ और यहाँ के जो भी कुछ है रहन सहन जीवन शैली है उसको तो ये बिल्कुल जो है असभ्य दृष्टिकोण से ही देखते थे। उनके नजर में कोई वैल्यू ही नहीं था। उन्होंने भारतीय और अरब साहित्य को यूरोपीय पुस्तकालय के एक खाने के क्या बताया, बराबर बताया। मतलब भारत में जितने भी ग्रंथ हैं या अरब में जितने भी ग्रंथ हैं सबको
यूरोप के एक जो खाने में रखा हुआ किताब है ना, उससे वो तुलना कर दी। तो ये कभी यहाँ के ग्रंथ को पढ़े ही नहीं तो क्या जानेंगे, ठीक ना। मैकाले का तर्क था, उन्होंने तर्क दिया कि प्राच्यवादी ज्ञान पर सरकारी पैसा बर्बाद करने से कोई फायदा नहीं होगा। जब ये समझ रहे हैं कि भारत के लोग असभ्य है, यहाँ का जो ग्रंथ है वो फालतू का है, वो अतार्किक है, अवैज्ञानिक है, तो फिर ये क्या कहेगा कि आप जो पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं वो पैसा जो है वो गलत जगह इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि इसके अनुसार तो यहाँ का किताब जो है वो कचरा है और उससे ज्यादा कुछ है नहीं। उन्होंने अंग्रेजी भाषा को सभ्य बनाने का साधन माना, कि बोला कि अगर किसी को सभ्य बनाना है तो उसको अंग्रेजी सिखाना बहुत जरूरी है। और अभी भी हम लोग यही समझते हैं, जिसको अंग्रेजी आता है वही ज्ञानी है, बाकी अंग्रेजी नहीं आने वाला को तो हम लोग जो है बुड़बक समझते हैं। अगर स्थानीय भाषा में आपका अच्छा पकड़ है और आप जो है अंग्रेजी नहीं जानते हैं तो आप जो है अंग्रेजी बोलने वाले के बीच आ जाइएगा, तो एक तरह से आपको क्या का सामना करना पड़ सकता है, हीन भावना का सामना करना पड़ सकता है। और ये जो दिया गया है वो इन्हीं के द्वारा दिया गया है कि जो अंग्रेजी जानता है वही सभ्य है और जो अंग्रेजी नहीं जानता है वो लोग क्या है, असभ्य हैं। तो ये जो है मैकाले का क्या था, मैकाले मिनट्स था, उनका सोच को बताता था। और इसी के परिणाम स्वरूप 1835 का एक अधिनियम आता है और अंग्रेजी को उच्च शिक्षा का माध्यम बनाया जाता है कि अब विद्यार्थी जो पढ़ेंगे, जिस भाषा में पढ़ेंगे वो भाषा क्या होना चाहिए, अंग्रेजी होना चाहिए। और आज भी देखिए उच्च शिक्षा जो है ज्यादातर किस भाषा में हम लोग को देखने को मिलता है, अंग्रेजी। प्राच्यवादी संस्थानों जैसे कि कलकत्ता मदरसा, बनारस संस्कृत कॉलेज को प्रोत्साहन देना बंद कर दिया गया। इन संस्थाओं को अंधकार के मंदिरों की संज्ञा दी गई। जब बोला जा रहा है कि अंग्रेजी को हमको बढ़ावा देना है, तो जो भारतीय भाषा है उसमें जो अध्ययन किया जा रहा था उनमें पैसा जो आ रहा था, फंडिंग जो आ रहा था, उसको बंद कर दिया गया, क्योंकि इनका मानना था कि इनको फंडिंग करके कोई फायदा यहाँ पे होने वाला नहीं है। तो ये था मैकाले का सोच। मैकाले मिनट से हमको क्या करता है, पता चलता है। फिर आता है वुड डिस्पैच। वुड डिस्पैच जो है 1854 में आता है। ये पूछा जाएगा शिक्षा पद्धति में जो बदलाव हो रहा है ना, वही एक एक करके यहाँ पे आपको समझाया जा रहा है। तो बोला जाता है ईस्ट इंडिया कंपनी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स द्वारा चार्ल्स वुड जो नियंत्रक मंडल के अध्यक्ष थे के नाम पर ये वुड डिस्पैच जो है वो लाया जाता है। इसका उद्देश्य क्या था, कोई भी अगर लाया जा रहा है कानून वगैरह तो उसका कुछ तो उद्देश्य होगा। भारत में यूरोपीय शिक्षा प्रणाली को अपनाना ताकि व्यवहारिक और आर्थिक लाभ मिल सके। तो यहां पे बोला गया कि हम भारतीय शिक्षा पद्धति को नहीं अपनाएंगे या उसको कंटिन्यू नहीं रखेंगे, हम भारत में यूरोपीय शिक्षा पद्धति को क्या करेंगे, थोपेंगे, क्योंकि हमें एक व्यवहारिक ज्ञान वाला व्यक्ति चाहिए जिससे हम आर्थिक लाभ ले सके। कुल मिला के अभी आपको पता चलेगा ये एक क्लर्क बनाना चाहते थे ताकि अंग्रेज जो है उससे काम निकाल सके, है ना। ये एक तार्किक सोच वाले इंसान जो है वो नहीं चाहते थे, क्योंकि एक इंसान अगर तार्किक हो जाएगा तो आपसे सवाल पूछेगा ना कि आप हमारे देश में क्यों आए हैं, क्यों शासन कर रहे हैं, आपके अधीन हम क्यों रहे, हम स्वतंत्र क्यों ना हो। तो ये लोग किसी व्यक्ति को तार्किक नहीं बनाना चाहते थे, वो उस व्यक्ति को एक तरह से क्लर्क बनाना चाहते थे जिससे काम निकाला जा सके, एक मशीन बनाना चाहते थे। शिक्षा के व्यवहारिक लाभ, आर्थिक लाभ, भारत में यूरोपीय जीवन शैली के प्रति रुचि बढ़ाकर ब्रिटिश वस्तुओं की मांग पैदा करना। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है ना, अभी हम बोले ना ये जो जैकेट है, ब्लेजर हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं, ये इसमें मेरा रुचि आया है तो हम क्या कर रहे हैं, अंग्रेज को सामने में देख रहे हैं ब्लेजर पहना हुआ, तो उसका जीवन शैली से हम प्रभावित हो गया। अब लग रहा है कि मेरे पास पैसा आ जाएगा ना तो हम भी ब्लेजर लेंगे, और इस तरह से जब मेरे पास पैसा आता है तो हम ब्लेजर ले लेते हैं। तो इससे जो यूरोप में जो चीज़ें बन रही थी उसका क्या हो गया, डिमांड बढ़ गया। तो वो जो बात है ना वहाँ यहाँ समझाने का प्रयास किया। यूरोपीय जीवन शैली के प्रति रुचि बढ़ाकर ब्रिटिश वस्तुओं की मांग पैदा। मेरा जो है इस ब्लेजर के प्रति क्या हुआ, रुचि पैदा हुआ, और हम जब मेरे पास पैसा आया, जब मेरे पास मौका था तो हम इसको क्या करते हैं, खरीदते हैं। तो यही सोच हमारे ऊपर डाला, मतलब एक मार्केट भी तैयार किया जा रहा था अपने इस शिक्षा पद्धति से, और अपना जो संस्कृति ये लोग थोप रहे थे ना, उस संस्कृति से एक मार्केट भी क्या हो रहा था, तैयार हो रहा था। प्रशासनिक, भारतीयों के नैतिक चरित्र में सुधार कर कंपनी के लिए भरोसेमंद कर्मचारी तैयार करना, मतलब इनके दिमाग में बैठा देना कि तुम्हारा देश को अगर सभ्य बनाएगा तो अंग्रेजी बनाएगा, और इसीलिए अंग्रेज के अधीन रह के तुम लोग काम करो, आने वाले समय में तुम्हारा समाज जो है या तुम्हारा देश जो है वो सभ्य हो जाएगा। तो एक तरह से गुलाम माइंडसेट का बनाने का ये क्या कर रहे थे, व्यक्ति बनाने का प्रयास कर रहे थे। एक स्वतंत्र और तार्किक व्यक्ति बनाना ये बिल्कुल नहीं चाह रहे थे। तो इनका जो है यही क्या था, उद्देश्य था, जो कि अभी आप देखें। चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं शिक्षा के लिए नए कदम। ये तो उनका सोच था, उद्देश्य था, ये तो दिख ही रहा। अब नए कदम क्या होते हैं, इस चीज को बढ़ावा देने के लिए वो क्या करेंगे, विभाग और विश्वविद्यालय बनाएंगे। मतलब कोई चीज आप किसी समाज में क्या करना चाहते हैं, देना चाहते हैं, या कोई उद्देश्य की पूर्ति आप करना चाहते हैं, तो कोई एक संस्था बनाइएगा ना। जैसे आप नौकरी लेना चाहते हैं, आप खुद से नहीं पढ़ रहे हैं, आपके पास नोट्स बनाने का टाइम नहीं है, टेस्ट बनाने का टाइम नहीं है, मतलब टेस्ट के क्वेश्चन बनाने का टाइम नहीं है, तो आप किसी एक संस्था से क्या करते हैं, जुड़ते हैं, जो सारा मटेरियल आपको देता है और आप उसके अनुसार पढ़ते हैं और
अपने लक्ष्य को क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं। तो उसी तरह से सरकार का एक लक्ष्य था कि हमारा जो शिक्षा पद्धति है उसको भारतीय समाज में क्या करना है, फैलाना है। तो इसके लिए संस्था होगा, एक जगह होगा जहाँ पे भारतीय समाज के लोग जाएंगे और उनका जो शिक्षा पद्धति है उसको ग्रहण करेंगे, और जो वो चाह रहे थे कि हमारे सोच से मिलता जुलता, या हम कह सकते हैं हम जैसे सोच रहे हैं उस तरह का सोच रखने वाला व्यक्ति जो है हम इन विश्वविद्यालयों में क्या करेंगे, बनाएंगे। शिक्षा का विभाग का गठन 1854 के बाद सरकारी शिक्षा विभागों का गठन किया गया ताकि शिक्षा सरकारी नियंत्रण हो सके, क्या पढ़ाना है क्या नहीं पढ़ाना। आज देखिए एनसीईआरटी को लेकर कई सारे विवाद होते हैं, आप न्यूज़पेपर देख रहे होंगे कि एनसीईआरटी में ये चैप्टर हटा दिया, वो चैप्टर हटा दिया। तो जब सरकार सत्ता में होती है, पावर में होती है, तो वो चाहती है कि हमारा यानी कि सरकार का सोच वाला व्यक्ति ही उनके देश में देखने को मिलेंगे। इसीलिए सबसे पहले जो है धीरे धीरे शिक्षा पद्धति को ही चेंज किया जाता है। अब देखिएगा सरकार जो है जिस सोच का रहती है या जिस मान्यता को मानने वाले रहती है उसी प्रकार के शिक्षा को समाज में क्या करती है, लागू करवाने का प्रयास करती है। इसीलिए जो कांग्रेस के समर्थक है वो जो बीजेपी का जो अभी के द्वारा चैप्टर चेंज किया जा रहा है या सरकार के द्वारा जो चैप्टर चेंज किया जा रहा है हम कह सकते हैं, उसका कभी कभी क्या करती है, आलोचना करती है कि इस चैप्टर को नहीं हटाना था लेकिन हटा दिया गया। तो यही चीज़ जो है अंग्रेज के ज़माने में भी हो रहा था। तो कहते हैं ना कि बहुत सारा चीज़ हम लोग कहाँ से सीख के हैं, अंग्रेज से सीख के आए। क्योंकि किताब में बच्चा जो होता है वो शुरुआती समय में चीज़ों को सीखता है। तो अगर बचपन से ही कोई चीज़ आप उसको उसके दिमाग में डालना चाहते हैं और वो चीज़ को पढ़ाते हैं तो वो उसी सोच की ओर क्या हो जाता है, अग्रसर हो जाता है। मतलब आपको एक 2 साल का बच्चा है, 3 साल का बच्चा है, स्कूल जाता है और उसी समय से बताया जाएगा कि गोडसे जो है वो एकदम बहुत अच्छे इंसान थे और गांधी जो थे वो बहुत बुरे इंसान थे। हर जगह उसको यही समझाया जाता है। तो आगे आने के बाद या जब वो 18 साल का 20 साल का हो जाएगा तो उस युवा के दिमाग में क्या रहेगा कि गोडसे ही सही है और गांधी ही क्या है, गलत है। तो इस तरह से हम एक एग्जाम्पल दिए, है ना। तो इस तरह से जो भी शिक्षा पद्धति या जो भी सोच इंसानों या जनता में सरकार देखना चाहती है उसी तरह का शिक्षा पद्धति जो है वो लागू करती है। विश्वविद्यालय की स्थापना 1857 का वर्ष जब उत्तर भारत मेरठ दिल्ली में सियासी या सिपाही विद्रोह हो रहा था, उसी समय भारत के 3 बड़े शहरों में विश्वविद्यालय स्थापित किए जा रहे थे, कलकत्ता, मद्रास और बंबई। तो 3 विश्वविद्यालयों का निर्माण हुआ, शिक्षा विभाग का निर्माण हुआ जो सरकारी शिक्षा पे सरकारी नियंत्रण रख सके। और 1857 में 3 विश्वविद्यालय बना। तो 1854 और 1857 काफी महत्वपूर्ण डेट है शिक्षा से संबंधित। तो इसको क्या कीजिएगा, याद रखिएगा। वुड डिस्पैच भी 1854 में ही आया था। तो 19वीं सदी में ये बंबई विश्वविद्यालय का इमेज दिया गया है एनसीईआरटी में। ईसाई मिशनरियों की भूमिका। अंग्रेज जो है वो धीरे धीरे ये भी तो चाह रही थी कि सांस्कृतिक मतलब उनका जो रहन सहन है, पहनावा ओढ़ावा है, जो जीने का जो तरीका है, रीति रिवाज है, वो भारतीय समाज अपना ले। जैसे हम बोले ना कि अगर वो लोग ब्लेजर पहन रहे हैं, जैकेट पहन रहे हैं क्योंकि उनका प्रदेश ठंडा प्रदेश है, तो वो लोग चाह रहे हैं कि यहाँ के लोग भी ब्लेजर पहने, भले यहाँ गर्मी है। क्यों? क्योंकि ब्लेजर बिकेगा, बाहर इंग्लैंड की चीज़ें जो है बिकेंगी। ये तो एक एग्जाम्पल है। इस तरह के और भी बहुत सारे ऐसे चीज़ें थी जिनको वो प्रमोट करना चाहते थे ताकि भारत एक बहुत बड़ा क्या बने, बाजार बने। दृष्टिकोण यहाँ पे बताया जाता है, ईसाई प्रचारकों का मानना था कि शिक्षा का उद्देश्य लोगों के नैतिक चरित्र में सुधार लाना है, जो केवल ईसाई शिक्षा के जरिए ही संभव है। नैतिक ज्ञान हर व्यक्ति के लिए जरूरी है, लेकिन इनका मानना क्या था कि अगर किसी को नैतिक शिक्षा दिया जा सकता है तो ये ईसाई शिक्षा के द्वारा ही दिया जा सकता है। दूसरे धर्म का जो शिक्षा पद्धति है या यहाँ का जो शिक्षा पद्धति है, इससे हम किसी व्यक्ति को नैतिक नहीं बना सकते हैं। ये चीज इनका मानना था। मतलब ये फिर क्या बोलना चाह रहे हैं इनडायरेक्टली कि यहाँ के जो लोग हैं वो अनैतिक हैं और हमारा जो शिक्षा पद्धति है वही इनको क्या बनाएगा, नैतिक बनाएगा। 1813 तक ईस्ट इंडिया कंपनी मिशनरियों के भारत में प्रचार के विरुद्ध थी क्योंकि उन्हें स्थानीय असंतोष का डर था। मतलब 1813 तक ईस्ट इंडिया कंपनी में देखिए कई सारे विद्रोह ये देख रही थी ना, तो इसीलिए इनको डर था कि अगर हम ईसाई मिशनरियों का ये जो दृष्टिकोण है या ये जो सोच है उसको सपोर्ट करेंगे तो कहीं ऐसा ना हो भारतीय जनता जो है हमारे खिलाफ हो जाए और विद्रोह कर दे। तो ये चीज के चलते इसको प्रमोट नहीं करना चाह रहे थे। लेकिन 1813 के बाद अब देखिएगा कि ये लोग जो है इसको प्रमोट करेंगे। तो शुरुआती समय में ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी नहीं चाह रहे थे कि यहाँ ईसाई मिशनरियों का जो दृष्टिकोण है या जो सोच है उसको पूरा खुला छूट दिया जाए और भारतीय समाज में लागू करवाया जाए। लेकिन 1813 के बाद जो है इनको छूट दिया जाता है। इसीलिए एक एग्जाम्पल भी बताया जाता है 1800 में कि श्रीरामपुर मिशन जो है ब्रिटिश नियंत्रण से बचने के लिए प्रचारकों ने डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए श्रीराम और हुगली नदी के तट पे जो है अपना केंद्र क्या करता है, बनाता है। यानी कि कलकत्ता में ये लोग जो है एक श्रीरामपुर मिशन का निर्माण करते हैं और जहां 1800 में छापाखाना बनता है, 1818 में कॉलेज बनता है, ये चीज यहाँ पे दिया गया है। स्कॉटलैंड के ईसाई प्रचारक विलियम केरे ने
श्रीरामपुर मिशन की स्थापना में मुख्य रूप से मदद की थी। श्रीरामपुर में 1800 में छापाखाना और 1818 में एक कॉलेज भी क्या किया गया, खोला गया। तो ये लोग ब्रिटिश नियंत्रण वाले क्षेत्र में 1800 में नहीं खोल रहे थे कोई भी संस्था। उसका रीजन क्या था आपको बताया गया कि शुरुआती समय में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है ये चाह रही थी कि जो यहाँ के मतलब जीवन जीने का शैली है या शिक्षा पद्धति, उसमें हम बहुत ज़्यादा परिवर्तन अगर करने लग जाए या संस्कृति में थोड़ा सा यहाँ पे हम जो है हावी हो जाए तो हो सकता है ये लोग विद्रोह करेंगे, असंतोष हो जाएगा। इसीलिए वो लोग शुरुआती समय में नहीं चाहते थे। वो चीज़ लिखा भी हुआ। 1813 तक ईस्ट इंडिया कंपनी भारत के प्रचारक गतिविधि के विरुद्ध थी। कंपनी को भय था कि प्रचारकों की गतिविधि की वजह से स्थानीय जनता के बीच असंतोष पैदा होगा और लोग भारत में अंग्रेजों की उपस्थिति को शक की नजर से देखेंगे। ब्रिटिश नियंत्रण वाले भूक्षेत्र में अपनी संस्थाएं ना खोल पाने की वजह से प्रचारकों ने अंततः श्रीरामपुर में अपना मिशन बनाया। लेकिन जो कि डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी के नियंत्रण में क्या होता था, आता था। स्कॉटलैंड के ये ईसाई प्रचारक विलियम केरे जो है इस संस्था का क्या करते हैं, हुगली नदी के तट पे यानी कलकत्ता में निर्माण करते हैं। तो ये चीज है। लेकिन 1813 के बाद इनके सोच में परिवर्तन आता है, ये चीज आपको देखने को मिलते हैं। 1857 के बाद ब्रिटिश सरकार ने स्थानीय रीति रिवाज और धार्मिक विचारों में से छेड़छाड़ न करने के लिए प्रचार शिक्षा को सीधे समर्थन देने में आनाकानी शुरू कर दी। 1857 के बीच में 1813 के बाद समर्थन दिया जाता है, लेकिन कुछ यहाँ पे गैप कर दिया जाता है एनसीईआरटी में। तो डिटेल वाइज आप सीक्वेंस वाइज चीज़ों को पढ़े हुए रहेंगे तो आपको पता चलेगा, नहीं तो नहीं पता चलता है। तो 1813 के बाद थोड़ा बहुत समर्थन मिलता है, लेकिन यहाँ पे 1857 में जब एक बहुत बड़ा विद्रोह देखने को मिलता है तब अंग्रेज बोलती है कि हम जो है सीधे सीधे जो है इसका समर्थन नहीं करेंगे, आप लोग अपने स्तर पे इसका प्रचार प्रसार कीजिए। लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी या हम कह सकते हैं ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है 1857 के 58 के बाद तो यहाँ पे ब्रिटिश क्राउन का शासन था, तो ब्रिटिश क्राउन जो है इसका सीधे सीधे समर्थन नहीं करेंगे। विलियम एडम की रिपोर्ट 1830 का एक दशक है उसमें बताया गया है। तो इनका रिपोर्ट क्या था, यहाँ के शिक्षा पद्धति के बारे में ये बताएंगे। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। स्कॉटलैंड के ईसाई प्रचारक विलियम एडम ने बंगाल और बिहार के जिलों का दौरा किया ताकि देसी पाठशालाओं की स्थिति की रिपोर्ट तैयार कर सके कि यहाँ का शिक्षा पद्धति कैसा है, यहाँ का स्कूल कैसा है, यहाँ के जो टीचर है वो किस तरह से स्टूडेंट को पढ़ा रहे हैं, यहाँ स्टूडेंट कैसे पढ़ रहे हैं, ये सब सारा चीज जो है इस रिपोर्ट से हमको थोड़ा बहुत जानकारी मिलता है। तो चलिए जानते हैं यहाँ पे हम लोग विलियम एडम की रिपोर्ट के बारे में कि ये अपने रिपोर्ट में क्या बताते हैं। तो पहला चीज बताते हैं, बंगाल और बिहार में 1 लाख से अधिक पाठशालाएं थी। मतलब ये 2 जगह का रिपोर्ट देते हैं तो बोल रहा है कि 1 लाख से ज्यादा यहाँ पे पाठशालाएं स्कूल थी। ये बहुत छोटे केंद्र थे जिसमें औसतन 20 से कम विद्यार्थी होते हैं। जैसे आजकल ट्यूशन में होता है ना छोटा छोटा ट्यूशन, तो ये समझ लीजिए उस समय का एक ट्यूशन ही था जो स्कूल के तौर पे काम कर रहा था। तो इनका कहना था कि 1 लाख से ज्यादा बंगाल और बिहार में स्कूल थे जो बहुत ही छोटे छोटे केंद्र के रूप में थे, यानी मात्र 20-25 लोग जो है वहां पे पढ़ते थे। बहुत बड़ा बड़ा स्कूल जो है वहां पे देखने को नहीं मिलता है, ये इनका कहना था। लेकिन कुल विद्यार्थियों की संख्या 20 लाख से अधिक थी। लेकिन हाँ, यहाँ पे विद्यार्थियों की संख्या जो थी वो लगभग 20 लाख थी। तो 1 लाख स्कूल और 20 लाख जो है यहाँ पे स्टूडेंट थे, क्योंकि एक स्कूल में यहाँ पे मोटा मोटी दिया गया है 20 स्टूडेंट होते थे। तो इस तरह से यहाँ पे ये डाटा जो है इनके रिपोर्ट में हमको देखने को मिलता है। ये पाठशालाएं संपन्न लोग या स्थानीय समुदाय द्वारा चलाई जाती थी, कहीं कहीं स्वयं गुरु ही इनका क्या करते थे, संचालन करते थे। तो ये जो पाठशालाएं थी वो कौन लोग चलाते थे? गरीब जो है या मध्यम वर्ग नहीं चलाते होंगे, जिनके पास पैसा होगा, जो संपन्न है, वो लोग इस पाठशालाओं को क्या करते थे, चलाते थे। और स्थानीय समुदाय द्वारा ये क्या की जाती थी, चलाई जाती थी। मतलब स्थानीय लोगों का इनको सपोर्ट मिलता था। कुछ कुछ ऐसे स्कूल होंगे जहां के जो टीचर हैं वो स्वयं ही अपना इस तरह का स्कूल चलाते थे, क्योंकि उस समय बहुत बड़े बिल्डिंग की आवश्यकता नहीं होती थी। कोई एक छोटा सा कुटिया होता था या कोई बरगद का पेड़ होता था बड़ा सा, वहां उसी के नीचे ये लोग विद्यार्थियों को क्या करते थे, शिक्षा देते थे। तो इस तरह से यहाँ पे आगे बताया है फ्रांसवा शाल्वीन जो है ये बताते हैं, जो एक डच पेंटर थे, उनके पेंटिंग से पता चलता है 18वीं सदी के अंत में भारत आए थे। उन्होंने ग्रामीण पाठशालाओं के जीवन को चित्रित किया, जिसमें हम लोग देखते हैं कि एक कुटिया है, यहाँ पे एक शिक्षक है जो अपने विद्यार्थियों को क्या कर रहे हैं, शिक्षा दे रहे हैं। बरगद का पेड़ हो सकता है। यहाँ तात्कालीन पाठशालाओं की लचीली प्रणाली का विशेषता जो है वो बताया गया है कि उस समय के जो पाठशाला थे उनका जो प्रणाली था, काम करने का जो सिस्टम था, बहुत ही क्या था, लचीलापन था। वो क्या लचीलापन दिख रहा था, वो चलिए देखिए। कोई फीस निश्चित नहीं थी, आय पर आधारित होती थी, यानी जिनके पास ज्यादा पैसा उनसे ज्यादा पैसा लिया जाता था, जिनके पास पैसा देने के लिए नहीं होता था और उनके बच्चे पढ़ने के लिए उत्सुक होते थे तो उनको कम पैसों में भी पढ़ाया
जाता था। जैसे अभी कोई स्कूल जाइए, कॉलेज जाइए तो उसका एक निश्चित फीस होता है। वो निश्चित फीस जो है वो अंग्रेजों का ही देन है। पहले यहाँ भारतीय समाज का जो शिक्षा पद्धति था उसमें बताया जाता है कोई यहाँ पे निश्चित पद्धति, निश्चित जो फीस है वो फिक्स्ड जो है वो नहीं रहता था। छपी हुई किताबें नहीं होती थी, अलग कक्ष का क्या था, अभाव था। जैसे अभी होता है ना 1 क्लास 2 क्लास 3 क्लास, अलग अलग क्लास होते हैं। पहले क्या था, एक साथ सब कोई मिल के बैठते थे और उनको शिक्षा या ज्ञान दिया जाता था। उनके लिए कोई प्रिंटेड किताब वगैरह नहीं है। ऐसा भी प्रिंटिंग प्रेस तो बाद में आता है, तो उस समय जो है बहुत ज़्यादा इस तरह का कोई चीज़ जो नहीं था। बेंच कुर्सी सब और ब्लैक बोर्ड ये सब के बारे में तो सोचना ही है ना यहाँ पे गलत होगा कि उस समय ये सब सारा चीज़ होगा। तो ये सब चीज़ उस समय का या भारतीय शिक्षा पद्धति में हमको देखने को नहीं मिलता है। स्थान के बारे में कहाँ ये पढ़ाते थे, स्थान बरगद की छांव, मंदिर के कोने या गुरु के घर में इसका क्या होता था, पढ़ाई होता था। गुरु यहाँ होते थे, बरगद का छांव होता था, या मंदिर के आसपास या गाँव के कोई एक किनारे में इन लोगों का शिक्षा क्या होता था, इन लोगों को शिक्षा मिलता था। विद्यार्थियों को अध्ययन शैली शिक्षा मौखिक थी। गुरु विद्यार्थियों की आवश्यकता अनुसार क्या करते थे, पढ़ाते थे। तो जो भी उसका आवश्यकता होता था उसके अनुसार उनको अध्ययन करवाया जाता था। और इस तरह से यहाँ पे बताया जाता था। उस समय देखिए लिखने विखने के लिए वैसा कॉपी प्रेस किताब ऐसा होगा नहीं, इसलिए मौखिक क्या होता था यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, अध्ययन करवाया जाता था। लचीलापन, सबसे महत्वपूर्ण बात ये था कि फसल कटाई के समय पाठशालाएं बंद कर दी जाती थी, क्योंकि ये एक कृषक समाज था। तो जब भी फसल काटना हो उस समय बच्चों को क्या कर दिया जाता था, यहाँ पे छोड़ दिया जाता था ताकि वो अपने परिवार के साथ खेत में जाएं और अपने माता पिता का सहयोग करें। तो इस तरह से यहाँ कृषि प्रधान देश था, इसीलिए उसी प्रकार से यहाँ पे छुट्टियां जो है वो दी जाती थी ताकि बच्चे खेती में मदद कर सके, जिससे साधारण किसान के बच्चे भी पढ़ लिख सके। मतलब इनके माता पिता के पास उतना पैसा नहीं होगा अब खेती करने के लिए, खेती तो कर लिए, फसल अब काटना वगैरह है तो उसके लिए भी हम मजदूर नहीं लगा सकते हैं, उतना पैसा हमारे पास नहीं है। किसानों की स्थिति तो आप देख ही रहे हैं किस तरह से अंग्रेजी की से प्रभावित हो रहा था। तो इसीलिए बीच बीच में इन लोगों को छुट्टी दिया जाता था जब भी फसल वगैरह का कटाई या रोपाई का जब समय होता था उस समय, ताकि ये लोग जो है अपने परिवार में कुछ सहायता कर सकें और ये पढ़ सके, उससे कुछ इनकम होगा तो पैसा आएगा तो उससे ये पढ़ भी सकते हैं। तो इसलिए इन लोगों को छुट्टी दिया जाता था। तो ये लचीलापन देखने को मिल रहा था। कंपनी द्वारा नई दिनचर्या और नियम, अब यहाँ पे 1854 में ऊट डिस्पैच आता है, उसके बाद कई सारे परिवर्तन आते हैं। जो शिक्षा विभाग बनता है या 1857 में आपका 3 विश्वविद्यालय बनते हैं, इसके बाद कई सारे परिवर्तन जो है शिक्षा पद्धति में देखने को मिलते हैं। क्या क्या है वो देखिए। पहला लक्ष्य जो था पाठशालाओं को व्यवस्थित करना, सरकारी नियंत्रण इसमें स्थापित करना। तो वो अब देखिए एक शिक्षा विभाग भी बनाया गया। तो सबसे पहले तो सरकारी नियंत्रण स्थापित करना और हर एक चीज को क्या करना, रेगुलेट करना, नियमित करना। पंडितों की नियुक्ति करना, कंपनी ने पंडितों को सरकारी नौकरी पर रखा जिसमें से प्रत्येक को 4-5 स्कूल के निरीक्षण के लिए जिम्मा दिया गया। मतलब शिक्षक की तरह उनको क्या किया गया, नियुक्त किया गया और बोला कि 4-5 स्कूल का कंट्रोल जो है आप अपने हाथ में रखिए। तो एक तरह से यहाँ पे सारा चीज को ऑर्गेनाइज करने का क्या किया जा रहा था, प्रयास किया जा रहा था अंग्रेजों के द्वारा। आगे दिया जाता है पाठशालाओं में नियमित समय सारणी, वार्षिक परीक्षा, पाठ्य पुस्तकों पर आधारित अध्ययन अनिवार्य किया गया। मतलब जो भी यहाँ पे अब पढ़ाई लिखाई होगा वो नियमित समय सारणी से होता है, जैसे कि अभी आपको रूटीन मिलता है उस अनुसार से। वार्षिक परीक्षाएं होंगी, जैसे अभी 4 महीना में एग्जाम होता है या 2-2 महीना में होता है बीच बीच में एग्जाम। तो ये जो है आपका अंग्रेजों का ही दिया गया पद्धति था। पाठ्य पुस्तकों पर आधारित अध्ययन अनिवार्य किया गया। मतलब कोई ऐसे नहीं पढ़े, अगर कोई 5 क्लास में पढ़ रहा है तो उसके लिए अलग पाठ्य पुस्तक होगा, 2 क्लास में पढ़ रहा है तो अलग, एक साथ मिलकर सबको हम नहीं पढ़ाएंगे, ऐसा यहाँ पे ये लोग बताते हैं। शुल्क के बारे में बताया गया, छात्रों को नियमित शुल्क देना, पर समय पर आना और तय सीट पर बैठना अनिवार्य किया गया कि आपका ये सीट है, यहाँ पे बैठिए, समय पर आपको आना होगा, समय पर नियमित शुल्क देना होगा। मतलब ऐसा नहीं है कि गरीब है तो आपको कम पैसा देना है, अमीर है तो आपको ज्यादा पैसा देना है। ऐसा जो फ्लेक्सिबिलिटी जो भारतीय शिक्षा पद्धति में पहले देखने को मिला था, अब यहाँ पे इनकी शिक्षा पद्धति में देखने को नहीं मिलता है। सरकारी अनुदान पाने के लिए इन नियमों का मानना अनिवार्य है। मतलब अगर सरकार का ये नियम को आप मानिएगा तो सरकार के द्वारा जो थोड़ा बहुत फंडिंग आता था वो फंडिंग आपको मिलेगा, और अगर इन नियमों का अवहेलना कीजिएगा तो आपको जो सरकार का फंडिंग दिया जा रहा था वो बंद कर दिया जाएगा। जो पाठशाला इन नियमों को नहीं मानती थी उन्हें सरकारी सहायता नहीं मिलती थी, और इसका एक नकारात्मक परिणाम हमको देखने को मिलता है। क्या इसका नेगेटिव इफेक्ट देखने को मिलता है वो देख लीजिए। कई नई कठोर अनुशासन प्रणाली के कारण गरीब किसान के बच्चे शिक्षा से वंचित हो गए। अब इसको फसल काटने जाना है, छुट्टी नहीं दिया जाएगा, नियमित वेतन देना है, फीस देना है। इनके माता पिता के पास फीस का क्या हो गया, पैसा का कमी हो गया, ये नहीं दे पाए तो इनका पढ़ाई तो क्या होगा, छूटेगा ही छूटेगा। आप देख ही रहे हैं किसान का क्या स्थिति था, बुनकर का क्या स्थिति था, लोहा गलाने वाले का क्या स्थिति था, या जमींदार और जो नवाब थे उनका भी स्थिति खराब था। तो उनके पास चलिए थोड़ा बहुत पैसा भी होगा भी, लेकिन जो बुनकर किसान जिनके पास खाने का पैसा नहीं था वो बच्चा को पढ़ाने के लिए पैसा कहाँ से देंगे, तो उनका शिक्षा तो छूटेगा ही छूटेगा।
क्योंकि अब फसल कटाई के दौरान ना आना अनुशासनहीनता माना जाने लगा। फसल कटाई के दौरान या रोपाई के दौरान अगर आप जा रहे हैं तो अनुशासन हीन आप हैं ऐसा माना जाएगा। राष्ट्रीय शिक्षा की कार्यसूची, भारतीय विचारकों का दृष्टिकोण, पश्चिमी विचार का दृष्टिकोण देख लिए, उनका शिक्षा पद्धति में कैसे बदलाव किया गया वो देख लिए। अब यहाँ के जो लोग थे उनका क्या सोच था वो चलिए हम लोग देखते हैं कि भारतीय विचारकों का क्या दृष्टिकोण था शिक्षा के प्रति। भारतीय विचारकों का मानना था कि पश्चिमी शिक्षा से भारत को आधुनिकीकरण संभव था। मतलब यहाँ के जो लोग थे वो मान रहे थे कि ठीक है, पश्चिम का जो शिक्षा पद्धति है उसमें कुछ ऐसे बेहतर चीज है जिसको अपना के हम जो है आधुनिक शिक्षा प्रणाली की ओर आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन संपूर्ण रूप से उसी प्रणाली के समर्थक थे कि नहीं थे वो आगे आपको यहाँ पे बताया जाएगा। तो एक चीज है, अगर पढ़ाई में आधुनिकीकरण करना है तो हमको पश्चिमी सभ्यता के द्वारा या अंग्रेजी जो सरकार है उसके द्वारा जो नियम बताया जा रहा है उनमें से कुछ बातों को क्या करना होगा, लागू तो करना होगा। अब यहाँ पे 15 जनवरी 1908 को यहाँ पे डेट दिया गया। अरविंद घोष इन्होंने बंबई में भाषण के दौरान राष्ट्रीय शिक्षा पर जोर दिया। अब यहाँ पे जो यहाँ के विचारक होंगे, भारतीय विचारक होंगे, उनका जो सोच है, दृष्टिकोण है वो पता चलेगा कि भारतीय शिक्षा पद्धति किस तरह का होना चाहिए। तो इनका विचार था कि छात्रों में राष्ट्रीयता का भाव जगाना होगा, क्योंकि इन लोगों को पता था कि हम लोग जो है किसी के अधीन है, तो अगर किसी के अधीन है तो हम लोगों को उससे स्वतंत्र होना है। और स्वतंत्र होने के लिए एक स्वतंत्र सोच वाला व्यक्ति जो है वो होना चाहिए राष्ट्रीय भावना वाला, कि हमारा देश ही सर्वोच्च है और हमारा शासन जो है या हमारा इतिहास जो है वो बहुत ही गौरवशाली रहा है। ये चीज ये लोग बताने का क्या करेंगे, प्रयास करेंगे, क्योंकि आपको पता रहेगा कि हमारा हिस्ट्री जो है काफी गौरवशाली रहा है। हमारे देश में कई सारे ऐसे राजा महाराजा हुए हैं जो कि अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग क्या किए हैं, कीर्तिमान स्थापित किए हैं। तो आप लोगों को भी या हम लोगों को भी कॉन्फिडेंस आता और हम लोग ये कहते कि हम लोग सभ्य हैं और अपने से शासन चला सकते हैं, अंग्रेजों की कोई आवश्यकता नहीं। ये सब चीज जो है इनके दिमाग में ये बैठाने का प्रयास कर रहे थे। शिक्षा का माध्यम जो है वो मातृभाषा होना चाहिए, क्योंकि मातृभाषा से कई सारे लोग कनेक्ट कर पाते हैं। अभी भी देखिए बहुत सारे स्कूलों में ये अब सरकार कह भी रही है कि मातृभाषा से ही जो बच्चे हैं उसको पढ़ाई शुरुआत करा जाना चाहिए। आप कोई एक भाषा बोलते हैं, जैसे कि हम लोगों का नागपुरी है, आपका हो सकता है कोटा होगा, संताली होगा, कुडुक होगा, कुछ भी भाषा होगा। आप घर में ही वही भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, स्कूल में जाते हैं तो भी वही भाषा का प्रयोग करते हैं, अगर कीजिएगा तो उससे आप कनेक्ट कर पाइएगा और बहुत जल्दी चीजों को सीख पाइएगा। लेकिन होता क्या है, हम घर में कुछ और भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, स्कूल में कुछ और भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, तो इससे जो है बच्चा जो है जब पहली बार स्कूल जाता है तो कंफ्यूज हो जाता है कि घर में हम किसी दूसरे लैंग्वेज को का इस्तेमाल कर रहे हैं, स्कूल में किसी दूसरे लैंग्वेज का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो कौन सही है कौन गलत है, या चीजों में थोड़ा सा क्या हो जाता है, समझने में दिक्कत हो जाता है। और ये दिक्कत से बचने के लिए कहा जाता है शुरुआती शिक्षा जो है कम से कम मातृभाषा में देना चाहिए। धीरे धीरे बच्चे का दिमाग डेवलप हो जाएगा तो वो दूसरे भाषा में शिक्षा ग्रहण कर सकता है, लेकिन जब शुरुआती स्कूल समय वो जाए तो मातृभाषा में शिक्षा देना चाहिए, ऐसा इनका सोच था। छात्रों को अपने प्राचीन इतिहास के साथ साथ आधुनिक वैज्ञानिक ज्ञान और पश्चिमी अनुभव का भी लाभ उठाना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कहना चाहिए कि हम लोगों का परंपरा ऐसा है तो हम लोग बदलेंगे ही नहीं, इतना कठोर भी नहीं होना है। आपको समय के साथ क्या करना है, बदलाव भी लाना है। तो अपने प्राचीन जो हम लोगों का क्या है, शिक्षा है या इतिहास है, उसको भी हम लोगों को अपना के चलना है, और जो आधुनिक सोच है उसको भी धीरे धीरे क्या करना है, लागू करना। अगर कहीं बदलाव की आवश्यकता है तो बदलाव जरूर किया जाना चाहिए। तो ये सब सारा चीज यहाँ पे दिया गया है। अब आगे देता है शिक्षा में हस्तकला शामिल होना चाहिए ताकि रोजगार प्राप्त किया जा सके। अभी भी देखिए वोकेशनल ट्रेनिंग दिया जाता है कि बोला जाता है कि शिक्षा के साथ साथ आपका हाथ का भी कुछ हुनर होना चाहिए, ताकि अगर कोई नौकरी आपको ना लगे तो आप अपने हाथ के हुनर से अपना जीविकोपार्जन जो है वो चला सके। महात्मा गांधी के शिक्षा संबंधी विचार, तो महात्मा गांधी का जो विचार था वो क्या था वो चलिए देख लेते हैं। अपने शिक्षा की ये आलोचना करते थे, हीनता का बोध। गांधी जी का मानना था कि पश्चिमी शिक्षा में भारतीयों में हीनता का बोध, जैसे आप ये बोले ना कि अगर 10 कोई अंग्रेजी बोलने वाला है और आपको हिंदी अच्छे से आता है, अंग्रेजी नहीं आता है, हिंदी अच्छे से आप क्या करते हैं, बोल लेते हैं, हिंदी की अच्छी समझ आपके पास है, लेकिन आप जो है अगर उनके बीच रहिएगा तो कहीं ना कहीं वो लोग आपके ऊपर हीन भावना जो है दिखा देंगे, या आपको भी कभी कभी लग सकता है कि हम लोग से ये क्या है, बेटर है। तो हीन भावना का बोध पैदा कर दिया जाता है, उन्हें अपनी संस्कृति से घृणा करना सिखाया जाता है। मतलब हमारा संस्कृति कुछ है ही नहीं, हम असभ्य हैं, तो हमारे संस्कृति से घृणा करना सिखाया जा रहा है, जो पश्चिमी शिक्षा पद्धति है वो। शिक्षा का माध्यम, वे दृढ़ थे कि शिक्षा केवल भारतीय भाषाओं में ही दी जानी चाहिए, क्योंकि विदेशी भाषा अंग्रेजी में दी गई शिक्षा भारतीयों को उनके परिवेश से क्या करता है, काट देता है। तो इनका एकदम कट्टर ये समर्थक थे कि मातृभाषा में ही हम लोगों को शिक्षा देना है, क्योंकि अंग्रेजी भाषा जब हम पढ़ते हैं तो आप वहाँ के समाज के बारे में जानते हैं, यहाँ के समाज के बारे में नहीं जानते, इसलिए मातृभाषा में ही शिक्षा देना सबसे बेहतर माना इन्होंने। अपनी ही भूमि पर अजनबी बना दिया जाता है, जैसे अभी होता है ना
अभी आपको हम बार बार, या आप अंग्रेजी नहीं जानते होंगे तो आपको ये चीज़ फील भी होता होगा कि जो भाषा हमारा है ही नहीं, जो विदेश का भाषा है वो भाषा हम नहीं जानते हैं, और उस भाषा को नहीं जानने के कारण अपने आप को क्या कर रहे हैं, नीचा समझ रहे हैं, हीन भावना से ग्रसित हो चुके हैं। तो ये हमें हमारे ही समाज में, हमारे ही देश में हीन भावना से क्या कर दी है, ग्रसित कर दी है। ये माना था गांधी जी का। साक्षरता बना शिक्षा। अब साक्षरता और शिक्षा में क्या अंतर है? उनके अनुसार केवल पढ़ने लिखने की क्षमता को साक्षरता कहते हैं। कोई किताब है, पढ़ लिख लिए तो आप क्या हो गए, साक्षर हो गए। लेकिन शिक्षित कब होइएगा? अगला शिक्षा वह है जो व्यक्ति के दिमाग की, आत्मा का क्या करे, विकास करे। मतलब एक इनोवेटिव माइंड वाला बनाए, एक तार्किक व्यक्ति बनाए कि सामने वाला कुछ बोल रहा है तो आंख बंद करके वो उस चीज को स्वीकार ना कर ले, उसमें तर्क करे, क्या सही है क्या गलत है, ये निर्णय करने की उनके पास क्षमता हो। वो मशीन जैसा या क्लर्क जैसा काम करने वाला व्यक्ति नहीं होना चाहिए कि सामने वाला अधिकारी जो बोल दिया वही काम करना है, सवाल नहीं करना है, ये चीज या ये सोच वाला नहीं होना चाहिए। नहीं तो आप क्या है, एक केवल साक्षर व्यक्ति होंगे, आप शिक्षित व्यक्ति नहीं कहलाएंगे। शिक्षा मतलब आपका दिमाग और आत्मा जो है वो क्या करना चाहिए, वहां पे बताया गया है वो विकास करें। मतलब सीधा सा मतलब है, एक शब्द ले तो आप तार्किक होने चाहिए और इनोवेटिव होने चाहिए। नए नए चीज़ों पे आपको एक्सप्लोर करना, नए चीज़ों को खोजना, नए चीज़ों का निर्माण करना, ये सोच आपके दिमाग में होनी चाहिए। हस्त कौशल, गांधी जी ने हस्त कौशल सिखाने पर जोर दिया ताकि लोग यह जान सके कि चीज़ें कैसे काम करती है, जिससे उनकी समझ और कार्य क्षमता क्या हो जाए, विकसित हो जाए। तो सीधा सा मतलब है यहाँ पे जो है हस्त कौशल। उस समय जो औद्योगिकरण था उसका भी ये थोड़ा बहुत क्या कर रहे थे, विरोध कर रहे थे, क्योंकि भारतीय जनता जो थी वो एक कृषक समाज थी। अगर बहुत ज़्यादा मशीनीकरण को बढ़ावा दे दिया जाए तो यहाँ के लोग बेरोजगार हो जाएंगे, ऐसा इनका मानना था, है ना। आगे रविंद्रनाथ टैगोर और शांति निकेतन। तो रविंद्रनाथ टैगोर का क्या सोच था? 3 नाम आपको यहाँ पे बताया गया, तीसरा नाम ये है। शांति निकेतन स्थापना करते हैं 1901 में, ये डाटा है, याद रखिएगा कि शांति निकेतन का स्थापना करते हैं। और वो कैसे शिक्षा देते हैं उसको देखिए। वहाँ पे स्कूल के प्रति दृष्टिकोण, टैगोर को बचपन में स्कूल का माहौल दमनकारी और जेल जैसा लगता था, ना। अभी बताया गया ना कि आपको टाइमली जाना है, फीस देना है, आपको जहाँ बैठने के लिए कहा जाए वहाँ पे बैठना है, तो ये उनको दमनकारी लगता था, जेल जैसा लगता था, जहाँ बच्चे अपनी इच्छा के अनुसार कुछ नहीं कर पाते थे। जो उनको बताया जाता था उसी नियम के अनुसार उनको काम करना पड़ता था। तो उनके लिए स्कूल एक क्या था, जेल था। तो जब जेल था तो जब वो अपना स्कूल बनाएंगे तो वो एक क्या बनाएंगे, मुक्त जगह बनाएंगे, जहाँ पे लोग जो है नया नया सोच जो है वो लेके काम कर सके, बच्चा का अपना एक क्या हो, सोच डेवलप हो, वो ये चाहेंगे, मुक्त वातावरण। उन्होंने एक ऐसे स्कूल की कल्पना की जहाँ बच्चे मुक्त रचनात्मक रह सके। वे चाहते थे कि शिक्षक कल्पनाशील हो और बच्चों में जिज्ञासा पैदा करे। और अभी भी कहा जाता है कि हम लोग जो है वही अंग्रेजी पद्धति में पढ़ रहे हैं, और इस पद्धति को लाने के लिए हम लोगों को अभी भी प्रयास करना चाहिए। 1901 में रविन्द्रनाथ टैगोर का सोच था कि हम लोगों को क्या करना है, एक ऐसा शिक्षक बनाना है जो कल्पनाशील है, चीज़ों को सोच सके, क्या है इसके पीछे, क्या लॉजिक है, वो चीज़ में सोचने में ज़्यादा ध्यान दे, और बच्चे में जिज्ञासा पैदा कर सके कि धरती गोल है तो गोल है कैसे जान रहे हैं, धरती चारों ओर घूम रही है सूर्य के, तो क्या सूर्य के ही चारों ओर घूम रही है, सूर्य भी किसी के चारों ओर घूम रही है। तो ये बहुत सारे ऐसे सवाल हैं हमारे आसपास जो दिखते हैं, जिससे संबंधित सवाल पैदा करना चाहिए या पूछना चाहिए, जिज्ञासु होना चाहिए। क्योंकि अगर बच्चे केवल नंबर लाने के लिए पढ़ेंगे तो वो तार्किक नहीं होंगे, उनमें किसी भी चीज़ को जानने की जिज्ञासा पैदा नहीं होगी, तो वो जो है नए नए चीज़ों का आविष्कार नहीं कर पाएंगे। इसीलिए सवाल पूछना और जिज्ञासा रखना किसी भी चीज़ों के प्रति वो बहुत जरूरी था। प्राकृतिक परिवेश, टैगोर का मानना था कि रचनात्मकता केवल प्रकृति के साथ जुड़कर ही विकसित हो सकती है, किसी एक बंद कमरे में रचनात्मकता हमको देखने को नहीं मिल सकता। इसलिए उन्होंने कलकत्ता से 100 किलोमीटर दूर शांति निकेतन की स्थापना की। एक पूरा घना जंगल था, बहुत बड़ा एरिया था। घना जंगल कहने का मतलब उतना भी घना नहीं था, बाग बगीचा जैसा था। और वहाँ पे ही लोग क्या करते थे, पहले जैसे पढ़ाई होता था ना रूम से बाहर, उस तरह का यहाँ पे देखिए बोर्ड लगा हुआ है, थोड़ा धुंधला दिख रहा होगा, पेड़ के नीचे यहाँ पे पढ़ाई किया जा रहा है। तो एक मिश्रण कर दिया, मतलब पश्चिमी सभ्यता के कुछ चीज़ों को ये ग्रहण किए और भारतीय सभ्यता के चीज़ों को लिए, और उसके बाद ये आगे बढ़ रहे थे। मतलब किसी एक चीज़ का ये समर्थक नहीं थे, दोनों चीज़ को लेके आगे चलना चाह रहे थे। तो ये शांति निकेतन का एक थी। अब दोनों के विचारों में हम तुलना करते हैं। समानता क्या था? दोनों ही औपनिवेशिक शिक्षा प्रणाली के कठोर अनुशासन के विरुद्ध थे। मतलब जो कठोर अनुशासन था, आपको यहीं बैठना है, बंद कमरे में पढ़ना है, यही किताब पढ़ना है, यहीं से सवाल आएंगे, या आपको इतने ही दिन में एग्जाम देना है, ये जो कठोर अनुशासन था, इनके दोनों खिलाफ थे गांधी जी भी और रविंद्रनाथ
टैगोर भी। अंतर क्या था? गांधी जी पश्चिमी सभ्यता और मशीनों के कट्टर आलोचक थे। मतलब वो ये नहीं चाहते थे कि औद्योगिकीकरण हो, कोई नया मशीन यहाँ पे आए। उसका रीजन आपको बताया गया, मशीन आएंगे तो कई लोग बेरोजगार होंगे, उनका ये सोच था। दूसरा चीज है, वो ये चाहते थे कि पश्चिमी शिक्षा यहाँ पे हावी ना हो, क्योंकि पश्चिमी शिक्षा जो है यहाँ के लोगों को अपने ही देश में क्या करती है, हीन भावना से ग्रसित करती है। लेकिन रविन्द्रनाथ टैगोर का क्या सोच था? आधुनिक पश्चिमी सभ्यता और भारतीय परंपरा में श्रेष्ठ तत्वों का सम्मिश्रण चाहते थे। मतलब जो अच्छा बेहतर चीज हमको पश्चिमी सभ्यता में मिलता है उस चीज को हम ग्रहण कर लें, और जो बेहतर चीज हमारे सभ्यता में उसको हम ग्रहण कर लें। तो जो श्रेष्ठ है उसको दोनों जगह से हमको लेके चलना है। ऐसा नहीं कहना है कि केवल भारतीय शिक्षा पद्धति को हम लेके चलेंगे, चाहे वो श्रेष्ठ हो चाहे वो गलत हो, या पश्चिमी सभ्यता अगर श्रेष्ठ भी है तो हम उसको ग्रहण नहीं करना चाह रहे हैं क्योंकि वो पश्चिमी सभ्यता से लाया गया चीज़ है। ऐसा नहीं होना चाहिए। वहाँ से भी कुछ टॉप चीज़ों को, श्रेष्ठ चीज़ों को हम लेंगे और यहाँ से भी जो श्रेष्ठ चीज़ें हैं उसको लेंगे, और इस तरह से श्रेष्ठ चीज़ों का हम क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। श्रेष्ठ तरीके से, बेहतर तरीके से हम अध्ययन करेंगे। वो चीज़ इनका सोच था। उन्होंने शांति निकेतन में कला, संगीत और नृत्य के साथ साथ विज्ञान और प्रौद्योगिकी की शिक्षा पर भी जोर दिया। तो वो जो है नृत्य, गान, कला, जो आर्ट, पेंटिंग वगैरह है, इन सब पे, डांस वगैरह, इन सब पे भी ध्यान दिए, और साथ ही साथ जो टेक्नोलॉजी है उस पे भी क्या करते हैं, ध्यान देते हैं। मतलब दोनों का एक मिला जुला रूप जो है वो लेके चलने के क्या थे, समर्थक थे। मतलब पश्चिमी जो ज्ञान था, वैज्ञानिक सोच था, उसको भी ये आगे लेके चल रहे थे, और हम लोगों का जो पारंपरिक ज्ञान था या पारंपरिक रीति रिवाज था या जो भी यहाँ का सोच था उसको भी वो आगे लेके चल रहे थे। तो जो भी श्रेष्ठ तत्व थे उसका ये सम्मिश्रण चाहते थे, उनको लेके ये आगे बढ़ना चाहते थे, और इसीलिए 1901 में ये शांति निकेतन का क्या करते हैं, स्थापना करते हैं। तो ये हम लोगों का शिक्षा में जो बदलाव था या शिक्षा पद्धति में जो बदलाव था उसके बारे में यहाँ पे बताया गया कि राष्ट्र को शिक्षित करना। तो अंग्रेजों का अलग तरीके से तरीका था राष्ट्र को शिक्षित करने का, और यहाँ के जो हम कह सकते थे महानुभाव थे, उनका अलग एक क्या था, दृष्टिकोण था और तरीका था यहाँ के लोगों को शिक्षित करने का। तो इस तरह से हम लोग जो है 7वां चैप्टर कंप्लीट कर लिए। वीडियो को देखने के बाद आपको फिर से हम कह रहे हैं कि पीपीटी डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करने के बाद आपको टेस्ट सेक्शन मिलेगा, टेस्ट बना लीजिए और देखिए कि यहाँ पे जो भी फैक्ट दिए गए हैं वो आपको जब यहाँ पे बताया गया तो बाद में याद हो रहा है कि नहीं, जब आप टेस्ट बना रहे हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वहाँ पे हम लोग चैप्टर 8 को क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे।